हेलो दोस्तों, अपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन कुमार और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक। मेनली यह जो है आपका प्रधान शिक्षक के लिए है, जो एग्जामिनेशन आपको जून 25 को होने वाली है। ठीक है, तो हम लोग 25 दिन का जो है टारगेट कोर्स रखे हुए हैं और इसमें आपको रोज़ एक प्रैक्टिस सेट और डीएलएड सामान्य ज्ञान समसामयिकी, ठीक है, ये और जो जितने भी सब्जेक्ट है इन सारे का आपको जो है इसमें डिस्कशन आपको मिलेगा। तो चलिए हमारे साथ बनिए और हम लोग टारगेट कोर्स लेकर आए हैं और इसका जो है हम लोग एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन देखते हैं। ओके, डिस्कशन थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि 150 क्वेश्चन है। ओके, और इसको इन डिटेल्स हमको जाने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। जहाँ पे मुझे लगेगा कि इसको जो है इन डिटेल्स कर देना चाहिए तो वहाँ पे हम करेंगे, बाकी जो है हम लोग इसका जो है प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति के रक्त में किस कणिका की कमी हो जाती है? किस कणिका की कमी हो जाती है मतलब अगर कोई व्यक्ति है जो मलेरिया उसको हो गया है तो उसके शरीर में कौन सी रक्त कणिका, कौन से ब्लड जो है वह कम हो जाता है? तो प्लेटलेट्स कम हो जाता है या श्वेत रक्त कणिकाएं कम हो जाती है या लाल रक्त कणिकाएं कम हो जाती है या रक्त प्लाज्मा कम हो जाता है? तो इसका आंसर है आपको दोस्तों सी नंबर। ओके, मतलब लाल रक्त कणिका जो है आरबीसी, लाल रक्त कणिका को क्या बोलते हैं? आरबीसी। आरबीसी इसका क्या कम जाता है? कम जाता है, जिस मनुष्य में क्या हो गया है? मलेरिया हो गया है। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो मानव शरीर के किस अंग में? तो कशेरुकों में क्या होती है? हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है। इसमें आपको 33 हड्डी, जी हाँ 33 हड्डी रहता है। उंगलियों में आपको अगर सिर्फ उंगली की बात करें तो इसमें जो है 28 हड्डी रहता है और मस्तिष्क में जो है आपको 8 हड्डी रहता है और छाती में जो है आपको 24 हड्डी रहता है। ओके, तो सबसे ज़्यादा जो है कशेरुकों में होती है। अगर उंगलियों में सिर्फ अगर कहे तो कम होगा, अगर उंगली और कलाई दोनों अगर मिला लिया जाए तो हड्डियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओके, लगभग जो है 54 हड्डियों की संख्या हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है? उंगलियों, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? तो ग्लूकोज के रूप में टूटता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट जो है, जब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जैसे हम लोग चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जब शरीर में जाता है तो किस रूप में टूटता है? तो ग्लूकोज के रूप में वह टूटता है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पे राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जो है वह ग्राम सेवक करता है। कौन करता है दोस्तों? ग्राम सेवक करता है। ग्राम सेवक को मुखिया का सचिव भी कहा जाता है। ओके, चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा जनजाति भारतवर्ष में मतलब पूरे भारत देश में कहाँ पाई जाती है? तो मुंडा जनजाति जो है आपको झारखंड में पाई जाती है। झारखंड में आपको सबसे ज़्यादा जो है जंगल उंगल मिलेगा और इसी जंगल उंगल में जो है आपको जो है जनजाति जो है जिसको बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब, एसटी जिसको बोलते हैं, वह झारखंड में ही आपको ज़्यादा मिलेगा। अपने यहाँ बिहार में जो है यह झारखंड जो है अभी नहीं है। ओके, 9 के बराबर यहाँ पे आपको शेड्यूल ट्राइब मिलेगा। ओके, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। ओके, तो वह दी जाती है आपको यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक, ओके बढ़ा लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ओके, यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो तब। ओके, चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नांकित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता है? ओके, तो यह सीसा नहीं पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है, लेकिन यह सीसा जो है वह मानव जाति में प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता है। ओके, चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्नांकित में से किसकी जांच व अनुमान किया जाता है? ओके, मतलब जो प्रदूषण, जैसे जब आप गाड़ी चलाइएगा तो उसका प्रदूषण सर्टिफिकेट बनता है। ओके, तो प्रदूषण जांच केंद्र पर अगर आप जाते हैं तो आपको सलेंसर में एक डिवाइस होता है, वो लगाता है और आपको गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ा सा कहेगा एक्सीलेटर लीजिए, और वह जो कंप्यूटर पर और उसका जो है दिखाता है कि कौन सा गैस निकल रहा है। तो उसमें कौन सी गैस की वो मेनली मतलब वो जांच करता है, तो वो जांच करता है आपको किसका? सीसा और कार्बन कण की जांच करता है। तो आंसर क्या होगा आपको दोस्तों? ए नंबर आंसर होगा। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में निम्न में से कौन शामिल है? ओके, नई दिल्ली का जो रूपांकन किया गया था तो इसमें से कौन से व्यक्ति जो है इसमें शामिल था? तो इसमें शामिल था दोस्तों एडवर्ड ल्यूटियंस और एडवर्ड बेकर। तो आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, नई दिल्ली के शहर के रूपांकन में यह दोनों जो है यह शामिल थे, एडवर्ड ल्यूटियंस और एडवर्ड बेकर शामिल थे। ओके, चलिए हम लोग, और यह जो है ये 1912 से 1900 कितना है आपको 31 तक यह जो है यह दोनों मिलकर जो है नई दिल्ली का जो है वह क्या किया था? रूपांकन किया था कि किस प्रकार से नई दिल्ली कहाँ से कहाँ तक रहेगा। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों आपको किसके? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। ओके, चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया? तो यह चित्रण किया है आपको दोस्तों इब्न बतूता ने। ओके, इसको किसने किया है? इब्न बतूता ने किया है। ओके, और भारत में सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य है वह 510 ईस्वी के करीब में मिलता है। ओके, और यह किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो एरन के अभिलेख से प्राप्त होता है। ओके, चलिए ज़्यादा इन डिटेल्स नहीं करेंगे, ज़्यादा वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 12 नंबर। क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? मतलब क्रिप्स जो है एक मिशन लेकर आया था तो वो असफल हो गया, विभिन्न कारण उसका रहा होगा, ठीक है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण था दोस्तों भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद था। तो आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। ओके, चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा मतलब होता है सोने की सिक्का, ओके, या स्वर्ण जो है मोहर चलाई थी? तो किसने चलाई थी? तो चलाई थी आपको दोस्तों कुषाण के शासकों ने चलाई थी। तो आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है वह कोयली में स्थित है। कहाँ दोस्तों स्थित है? कोयली में स्थित है। ओके, चलिए आगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केरल का कोट्टाकल चिकित्सा की किस पद्धति के लिए जाना जाता है? मतलब केरल का एक जगह है कोट्टाकल, कौन सा जगह है दोस्तों? कोट्टाकल है। ओके, यह किसके लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपको किसके लिए? यहाँ पे थोड़ा सा, तो केरल का जो कोट्टाकल चिकित्सा की किस पद्धति के लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपको आयुर्वेद के लिए। ओके, आयुर्वेद मतलब जो चिकित्सा प्रणाली है इसके लिए जाना जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, भारत में
पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो दोस्तों भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल था वह आपको जो है वह 1962 में घोषित किया गया था। ओके, चलिए हम लोग आगे 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा से अलग उपग्रह का छोटा सा हिस्सा अलग होता है तो यह क्या कहलाता है? ओके, मतलब किसी कक्षा से है ना अलग उपग्रह का छोटा सा हिस्सा अगर टूटता है ना, तो वह उसका क्या होगा? तो क्या होगा उसका? ओके, आंसर हम लोग देखते हैं। ओके, तो उसका जो है अंतरिक्ष में वह घूमता रहेगा, वह पृथ्वी पर नहीं गिरेगा। अगर कोई उपग्रह है, मान के चलिए चांद ही है, चांद का एक छोटा सा हिस्सा अगर टूट के मतलब टूट जाता है तो क्या होगा? तो अंतरिक्ष में ही घूमता रहेगा, वो पृथ्वी पर नहीं गिरेगा। ओके, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऊष्मा गति का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि करता है। ओके, ऊष्मा गति का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि करता है। ओके, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आंसर होगा आपको ऊर्जा संरक्षण का यह क्या करता है? प्रथम नियम की अवधारणा की पुष्टि करता है। ओके, 19 का हम लोग आंसर देखते हैं। ओके, 19 प्रश्न नंबर देखते हैं। 19, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है। तो भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है? तो भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एड्स फैलता है। एड्स क्या करता है? फैलता है। किसे फैलता है? तो वायरस युक्त रक्त लेने से यह क्या करता है? फैलता है। तो 20 का आंसर क्या होगा आपको? वायरस युक्त रक्त लेने से जो है यह फैलता है। एड्स जो होता है वह वायरस से फैलता है। ओके, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोडाइकलनॉल पर्वत किस पहाड़ी का भाग है? तो यह किस पहाड़ी का भाग है? तो यह पिलानी का पर्वत का क्या है? यह भाग है। ओके, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आबू का गुरु शिखर क्या है? आपको आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह ऊंची चोटी है आपको अरावली की। तो आंसर क्या होगा आपको? डी। ओके, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन। बिंबिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना? बिंबिसार के बाद कौन जो है उत्तराधिकारी बना? तो बिंबिसार के बाद जो है वह उत्तराधिकारी बना था आपको कौन बना था? आपको अजात शत्रु बना था। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है वह गुप्त वंश से क्या था? संबंधित था। ओके, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था? तो वह गुप्त वंश से संबंधित था। ओके, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाइडेस्पेसिस युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो हाइडेस्पेसिस युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था आपको जो है झेलम नदी के तट पर। झेलम नदी के किनारे यह हाइडेस्पेसिस युद्ध लड़ा गया था। ओके, 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चोल वंश का अंतिम शासक जो था वह राजेंद्र तृतीय था। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत की मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? तो यह पता चलता है आपको किस ग्रंथ से? तो इंडिका से। ओके, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक जो है ग्रंथ लिखा था और उसी ग्रंथ से भारत की मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? यह जो एक घाटी है कुल्लू घाटी, यह किस चीज़ की यहाँ पे खेती होती है? तो यह खेती होती है आपको दोस्तों सेब की खेती होती है। किसकी खेती होती है आपको यहाँ पे? तो सेब की खेती होती है। ओके, चलिए हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टेटनस, जो टेटनस रोग होता है किस जीवाणु से होता है? तो टेटनस रोग जो होता है वह क्लोरोस्ट्रीडियम टिटैनी नामक जो है जीवाणु से होता है। ओके, चलिए हम लोग
देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? तो एंथ्रोपोलॉजी आपको दोस्तों है मानव विज्ञान का अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। ओके, चलिए हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? ओके, तो इसकी नियुक्ति करता है आपको दोस्तों राष्ट्रपति करता है। ओके, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल या राज्यपाल जो है, राज्यपाल जो राज्यों में होता है उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ₹2000 के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 2000 के नोट पर आपको जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ओके, आपको 500 रुपये के नोट पर भी भारतीय गवर्नर जनरल का होता है। ठीक है, मतलब 100 रुपये का नोट पर भी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का होता है। सॉरी, गवर्नर जनरल बोला गया है, गवर्नर का होता है। ओके, चलिए, कंप्यूटर चिप्स निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं? तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर में जो चिप्स लगा होता है वो किससे बना होता है? तो बना होता है आपको सिलिकॉन से बना होता है। किससे बना होता है? सिलिकॉन से बना होता है। ओके, 34 नंबर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ओके, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ओके, चलिए हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो जालियांवाला बाग जो है हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ओके, इसका गवर्नर जनरल जो है वह था आपको लॉर्ड जेम्स फोर्ड था। आंसर क्या होगा? सी होगा। ओके, चलिए हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक यशद पुष्प के नाम से जाना जाता है? तो यशद पुष्प के नाम से दोस्तों जाना जाता है आपको जिंक ऑक्साइड जाना जाता है। आंसर क्या होगा? बी होगा। ओके, 37 हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। इस समय प्रदीप की आयु कितनी है? तो इसका आंसर है दोस्तों बी, 15 वर्ष। ओके, आपका यह मैथमेटिक्स का जितना भी क्वेश्चन है आपको इसका कंसेप्ट है, यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए इस सारे क्वेश्चन को हम लोग एक वीडियो में जो है आपको है ना समझा देंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप समझिए कि इसका आंसर क्या होगा? 15 वर्ष। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार कर लेता है, तो उसके किलोमीटर में प्रति घंटा कितनी होगी? तो इसको किलोमीटर में होगी 7.2। ओके, चलिए मैथ का अलग से सेशन हम लोग लेंगे, तो इसको इन डिटेल्स जो है फार्मूला के साथ और कंसेप्ट के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिलहाल जो है आप आंसर नोट कर लीजिए। ओके, 39 देखिए, स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो मतलब स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत आपको दोस्तों हुई थी 1955 ईस्वी में। ओके, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक की कारक फिक्सेटर कौन है? तो यह फिक्सेटर है आपको हरे पौधे हैं। ओके, कौन सा है? तो हरे पौधे हैं। ओके, 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का अध्यक्ष है ना होता है, कौन होता है? तो जिला नियोजन और विकास परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो होता है जिला विकास पदाधिकारी। आंसर क्या होगा? बी। ओके, चलिए हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन शासक है, कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? पितृहंता वंश इसको कहा जाता है दोस्तों। ओके, तो वह था अजात शत्रु। ओके, इसने अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की क्या कर दी थी? हत्या करके, और वह राजगद्दी पर बैठा था। हालांकि इसका भी बेटा हुआ था, तो इसको भी जो है वो क्या किया था? मार दिया था, और वो भी गद्दी पर बैठ गया था। इस वंश को ही पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है।
चलिए इतना डिटेल से ज़रूरत नहीं है, आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? भारतीय संविधान जो है इसके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव तो बहुतों का पड़ा है, लेकिन सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है? तो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। आधा संविधान इसी से लिखा गया है, इसी का जो अधिनियम बना था इसी से लिया गया है। बाकी अपना B.R. अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो है इसको जो है पूरा किए हैं। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है, क्या न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो इसके न्यायाधीशों का चुनाव जो होता है यह मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो जज होते हैं उसका चुनाव किस प्रकार होता है? तो इसका चुनाव राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पर? मुख्य न्यायाधीश, जिसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, इसी के सलाह पर राष्ट्रपति है ना सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों की क्या करती है? नियुक्ति करती है। ओके, चलिए 45 का हम लोग देखते हैं। ओके, भारत के संसद में सत्र के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितना निर्धारित किया गया है? ओके, कितना निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों 1 घंटा। 1 घंटा निर्धारित किया गया है। हम लोग देखते हैं आपको 46 नंबर क्वेश्चन। ओके, किसी पदार्थ के पुरातात्विक महत्व एंटिक को मानने के लिए आयु का मानक क्या होना चाहिए? तो आयु का मानक क्या होना चाहिए? तो आयु का मानक होना चाहिए कार्बन 14 पद्धति के द्वारा जो है पुरातात्विक जो सामान होता है उसका क्या करते हैं हम लोग? आयु पता करते हैं। कार्बन 14 पद्धति होता है, ओके, उसके द्वारा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आपको पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा कहते हैं। ओके, चलिए हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है बौद्धों के लिए जो है ना, बौद्धों के लिए किया गया था। तो किस शासक ने किया था? तो यह शासक था आपको कौन? धर्मपाल ने किया था। पूछेगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। किन के लिए किया था? तो बौद्ध भिक्षुकों के लिए किया गया था। ओके, 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब केवल कितना बचा हुआ है? तो अब बचा हुआ है दोस्तों 6 बचा हुआ है सिर्फ। ओके, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, किसी दर्पण की न्यूनतम लंबाई, दर्पण मतलब होता है आईना जो हम लोग जो है देखते हैं घर पे चेहरा, न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए जिससे एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके? ओके, तो वह क्या होना चाहिए दोस्तों? तो उसकी लंबाई का करीब क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए। मान के चलिए कि एक व्यक्ति है, यह कितना फीट का है? 6 फीट का है। ओके, तो यह अपना पांव से लेके और सिर तक अगर आईना में देखना चाहता है, अपना पूरा शरीर देखना चाहता है, तो कम से कम कितनी लंबाई का जो है आईना होना चाहिए? तो कितना का होना चाहिए? इसका आधा होना चाहिए। आदमी की लंबाई का क्या होना चाहिए? आधा। तो 6/2 तो क्या होगा? 3 फीट का आईना अगर आ जाएगा तो 6 फीट के जो आदमी है वो अपना पूरा शरीर सर से लेके पांव तक उसमें देख सकता है। ओके, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो है जो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, समसामयिकी हो गया और DLED का जो यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक है वो सारे क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग जो है हम प्रधानाध्यापक जो है, प्रधानाध्यापक का काम खत्म है, प्रधान शिक्षक का जो है यह सेट है और इसका जो है हम लोग क्या करते हैं? आगे हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग
आगे चलते हैं, ठीक है। तो धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप किस विधि से ठंडा होगा? ओके, धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप है, वह किस विधि से ठंडा होगा? तो वह है चालन एवं संवहन द्वारा वह क्या होगा? ठंडा होगा। ओके, धातु का टेबल है, जैसे मान के जो लोहा का टेबल है और उस पर जो है गर्म कॉफी का कप रखा हुआ है, तो किस विधि से ठंडा होगा? तो चालन एवं संवहन द्वारा ठंडा होगा। ओके, क्योंकि उसकी गर्मी जो है वह लोहे के टेबल में चला जाएगा। ओके, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिराने से वह फैल जाता है, जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? तो यह बनी रहती है आपको किसके कारण? तो पारे का संसंजन, कोहेशन उसका शीशे के साथ आसंजन से अधिक होता है, इसलिए। ओके, आंसर क्या होगा? सी नंबर आंसर होगा। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पानी से भरे गिलास के नीचे रखे कागज को बिना पानी के छल के खींच लेने की क्रिया जिस कारण संभव होती है वह कौन सा कारण है? तो वह कारण है आपको जरूरतों का नियम। जब पानी से भरा गिलास रहेगा और नीचे रखे कागज को हम बिना पानी के छल के क्या कर लेते हैं? खींच लेते हैं। यह होता है जरूरतों के नियम के कारण। ओके, चलिए हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, निम्नलिखित में से उस धनराशि को क्या कहा जाता है जो किसी देश में ब्याज की अनुकूल दरें प्राप्त करने के उद्देश्य से उसमें प्रवाहित हो जाती है? तो वह हो जाती है दोस्तों उत्प्रवाही धन, हॉट मनी के कारण। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी। चलिए हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, स्वतंत्रता के पूर्व स्वतंत्र से बटी राज्यों को किसने राजाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से घोषित राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया? तो किसने शामिल किया था? तो शामिल किया था आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिसकी जो है एकदम जो गुजरात है वहाँ पे बहुत बड़ा मूर्ति जो है बना हुआ है इनका। ओके, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ति है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इन्होंने जो राजा जहाँ पे शासन करता था उसको जो है मिलाने का, अपने हिंदुस्तान में मिलाने का यह काम किया था। ओके, चलिए इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। यदि शुतुरमुर्ग विश्व की सबसे बड़ी पक्षी है तो दूसरी सबसे बड़ी पक्षी कौन है? पूरे विश्व में शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी होता है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी पक्षी कौन है? तो दूसरी सबसे बड़ी पक्षी है एमू होता है। ओके, चलिए हम लोग 57 का देखते हैं। अपनी मूल हस्तलिपि के रूप में एक पुस्तक को क्या कहा जाता है? तो उस पुस्तक को कहा जाता है पांडुलिपि। ओके, चलिए हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आनंद वन एक कुष्ठ पुनर्वास केंद्र की स्थापना किस सामाजिक कार्यकर्ता ने की? तो सामाजिक कार्यकर्ता का नाम है दोस्तों बाबा आमटे ने की थी। ओके, चलिए हम लोग 59 क्वेश्चन देखते हैं। तिब्बती लोग किसे चोमोलुंगा अथवा देवी माता कहते हैं? तो वह कहते हैं आपको दोस्तों कंचनजंगा को। कंचनजंगा एक पहाड़ी है, उसी को यह क्या बोलते हैं? चोमोलुंगा या देवी माता कहते हैं। ओके, 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसने कहा था, किस व्यक्ति ने कहा था किसी राष्ट्र के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राणवायु है? तो उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों अरविंद घोष। ओके, इन्होंने ही कहा था। 61 देखते हैं हम लोग। राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश किसके अनुमोदन पर स्वीकृति प्रदान करता है? तो किसके अनुमोदन पर करता है? तो राज्य विधानसभा के अनुमोदन पर करता है। ओके, चलिए हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हुनों से अपने राज्य की सफलता पूर्वक रक्षा की? तो किसने की थी? तो स्कंद गुप्त ने की थी। ओके, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो इतिहास का जनक हम लोग कहते हैं हेरोडोटस को। हेरोडोटस को किसको? इतिहास फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं हेरोडोटस को। ओके, मतलब इतिहास का पिता, इतिहास का जनक कहा इसको जाता है। ओके, चलिए हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विभाजित होती है। ओके, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विभाजित होती है। तो इसका आंसर है दोस्तों चंबल और साबरमती से। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? मतलब सांडों के बीच में क्या किया जाता है? लड़ाई करवाया जाता है। तो यह है दोस्तों आपको स्पेन देश का खेल है। ओके, चलिए हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उद्योगों की लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड तर्क युक्ति की अपेक्षा होती है। ओके, यह क्या होती है? तो 66 का क्या है दोस्तों? सी नंबर आंसर है। ओके, इसका आंसर देखिए, तो इसका आंसर है घरेलू उद्योगों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बराबरी में रखना चाहिए। ओके, चलिए हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि, सिंधु घाटी क्या सभ्यता, कौन सभ्यता थी? अनार्य सभ्यता थी। क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। क्योंकि यह क्या थी? एक शहरी सभ्यता थी, इसलिए इसको अनार्य सभ्यता कहा जाता है। ओके, और आर्य सभ्यता कैसी थी? गांव में बसा हुआ। चलिए, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। किसके पराजय से समाप्त हुआ? तो यह हुआ था राम राजा के पराजय से। ओके, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो यह होती है आपको दोस्तों जलोढ़ मिट्टी में कार्बन, मतलब जो कार्बन की अधिकता पाई जाती है, मतलब कार्बनिक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, रसायन के वर्ग में क्या है? 27 विद्यार्थी तथा भौतिकी की कक्षा में 22 विद्यार्थी हैं। 7 विद्यार्थी रसायन एवं भौतिकी दोनों क्लास करते हैं, तो सिर्फ भौतिकी और रसायन करने वालों का अनुपात क्या होगा? ओके, इसका बहुत इजी है, क्या होगा? 3:4 है। इसका जो है हम लोग बना के देखेंगे, स्पेशल क्लास इसका मैथमेटिक्स का चलेगा। ओके, उसमें आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था। ओके, किया था, किसने किया था? राजा मान सिंह को। तो राजा मान सिंह को किया था आपको अकबर ने किया था। ओके, बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। ओके, चलिए, भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया, तो यह राज्य था आपको दोस्तों बिहार, जिसने भूमि सुधार क्या किया? कानून बनाया था। ओके, 73 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था? वह राज्य कौन सा है जिसके कारण भारत के संविधान में पहला संशोधन किया गया था? तो वह राज्य है दोस्तों कौन? बिहार। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तक संवर्धन का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तक संवर्धन। ओके, तो उत्तक संवर्धन जो है आपको क्या है? उद्यान कृषि की फसलों का विकास और प्रसार है। तो आंसर क्या होगा आपको दोस्तों? बी है। ओके, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाट्य नृत्य है? तो विदेशिया जो है दोस्तों आपको बिहार का जो है वह राज्य का लोकप्रिय नाट्य नृत्य है। ओके, चलिए 76 देखते हैं। अब यहाँ देखिए जो है 75 तक जो था आपको जीके जीएस मैथमेटिक्स रीजनिंग ये सबसे क्वेश्चन था। अब 76 मतलब इसका जो सिलेबस है आपको दोस्तों, इसका जो प्रधान शिक्षक का जो सिलेबस है 75 को जो क्वेश्चन है और सामान्य ज्ञान का है, और 75 जो है वह किसका है? तो DL-ED का है। ओके, मतलब DL-ED से 75 क्वेश्चन और जीके और जीएस से जो है कितना क्वेश्चन? 75 क्वेश्चन। तो 75 क्वेश्चन जीके जीएस से हो गया है। अब यह जो क्वेश्चन है 75 और क्वेश्चन है, 150 टोटल पूछा जाएगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ओके, तो अब जो ये 75 क्वेश्चन है आपको DL-ED से है, तो थोड़ा सा इसको जो है थोड़ा सा वीडियो पॉज करके, और अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा या थोड़ा सा ज़्यादा इस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थॉर्नडाइक
ठीक है, के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत SR थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो यह सीखने की प्रक्रिया में जो है क्रिया प्रसूत का व्यवहार यह महत्वपूर्ण नहीं है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम मतलब होता है दोस्तों लर्निंग, सीखना, को गेने एक व्यक्ति है, गेने ने अपनी अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है। तो यह रखा है दोस्तों आपको संकेत अधिगम को यह सबसे निचले स्थान पर रखा है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78। शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है। मतलब शिक्षण जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो आवाज में क्या होना चाहिए, कभी उतार होना चाहिए, मतलब कभी बोलते बोलते मतलब ज़्यादा बोलते बोलते कस के बोलते बोलते एकदम धीरे धीरे बोलना चाहिए, और धीरे धीरे बोलते बोलते एकदम कस के बोलना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं पढ़ाने के दौरान क्या होना चाहिए, उतार चढ़ाव होना चाहिए। तो इस उतार चढ़ाव का उदाहरण मतलब क्या है, तो यह है उद्दीपन परिवर्तन कौशल इसको कहा जाता है, और यह होना चाहिए। इसमें जो है पढ़ाई लिखाई जो है ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जो है बच्चों में क्या होता है समझ में आता है। ओके, चलिए हम लोग 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो यह इसमें से जो है पुनर्वलन जो है वह संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं माना जाता है। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? ओके, तो यह कौन सा उपयुक्त कहा जा सकता है, तो यह कहा जा सकता है व्यक्तित्व अनुदेशन को। ओके, चलिए हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यह है विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। ओके, यह कुछ एक ये जो ऑप्शन है आपका जो विकल्प है क्या है, सत्य नहीं है। ओके, विकास एक सतत है ना और व्यापक जो है होता है, विकास हमेशा होते रहता है, कभी रुकता नहीं है। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं, तो इसको कहते हैं अभिक्षमता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ओके, तो इसमें से संबंधित कौन नहीं है, तो फ्रायड इसमें से संबंधित नहीं है। ओके, 84 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे कहते हैं, तो उसे दोस्तों कहते हैं हम लोग क्या, उद्भवन कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो किसे किया जा सकता है आपको, तो किया जा सकता है इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है, यह आपका आंसर होगा। ओके, चलिए हम लोग 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, निम्न में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है? तो यह शामिल नहीं है आपको दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आंसर क्या होगा, बी नंबर। ओके, 87 देखिए। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाने सीखते समय उनके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम का अंतरण का उदाहरण है? तो यह अंतरण का है ऊर्ध्व अंतरण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ऊर्ध्व अंतरण का उदाहरण है। ओके, मतलब पहले स्कूटर सीख लिया है व्यक्ति और बाद में उसे कार चलाना है। ओके, कार चलाना है, तो यह कौन किसके अंतर्गत आता है, तो ऊर्ध्व अंतरण के अंतर्गत आता है। ओके, 88 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? तो प्रजातांत्रिक कौन इसमें से नहीं है, तो यह व्याख्यान विधि जो है प्रजातांत्रिक नहीं है। व्याख्यान विधि जो है वो ठीक विधि नहीं होता है, मतलब बच्चा को बैठा दिए और एकदम जा रहे हैं व्याख्या करते जा रहे हैं, ना कोई जो है उसमें कुछ चर्चा कर रहे हैं, ना किसी विद्यार्थी से कुछ पूछ रहे हैं, तो यह शिक्षण विधि क्या है, बहुत बोरिंग शिक्षण विधि होता है। ओके,
ना किसी TLM का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? तो यह संबंधित कौन नहीं है? तो यह ज्ञान संबंधित नहीं है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो अभी प्रेरणा स्तर जो है वह शिक्षण का स्तर नहीं है। ओके, चलिए हम 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 91, निम्न में से कौन सा शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? तो प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित कौन है दोस्तों? तो समस्या समाधान जो है, यह विधि जो है वह प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। ओके, चलिए 92 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? तो समस्या समाधान में बाधक कौन नहीं है? तो यह जो सूझ है वो समस्या समाधान में जो है बाधक नहीं है। ओके, यह सूझ जो है समस्या समाधान में बाधक नहीं है। ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 93, FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? तो इसमें से मूल रूप से संबंधित है फ्लैंडर संबंधित है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है? तो इसमें प्रक्षेपी तकनीकी कौन होता है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ओके, यह क्या होता है? व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी होती है। ओके, 95 देखो, 95 हम लोग देखते हैं। चलिए, सीखने के रूप में आकलन सहायता करता है। तो सीखने के रूप में जो है आकलन सहायता करता है किसको? बच्चों के बीच सीखने के लिए सीखने के कौशलों का निर्माण। ओके, आंसर क्या होगा? ए नंबर आंसर होगा। ओके, चलिए हम 96 आंसर देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन, बच्चों की क्रिया अधिगम और आकलन तकनीकें सम्मिलित करती है। किसे सम्मिलित करती है? तो यह सम्मिलित करती है आपको बच्चों के विचारों की खोज, दैनिक जीवन के अनुभव, वर्तमान समझ का आकलन करने हेतु वर्कशीट। इसका आंसर क्या होगा? आपको तीनों होगा। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। पूर्ण रूप से नेत्रहीन बच्चे को ज्यामितीय विचारों की व्याख्या की जा सकती है। कैसे? अगर पूरा अंधा, मतलब जो अंधा स्टूडेंट आपके नेत्रहीन, मतलब उसको थोड़ा भी नहीं दिखता है, तो ज्यामितीय आकार जो है वृत्त हो गया। ओके, उसके बाद जो है उसका जो है वृत्त हो गया, उसके बाद क्या होता है? स्क्वायर हो गया, उसके बाद वर्ग हो गया। इस सब मतलब इस सब का व्याख्या जो है आप अंधा स्टूडेंट को कैसे कीजिएगा? तो इसको करना पड़ेगा मौखिक विवरण और मूर्त अनुभव द्वारा। मौखिक विवरण मतलब आपको वो सिखाना पड़ेगा कि 4 कोण होगा, तो वो हो जाएगा आपको स्क्वायर। ओके, और उसका जो है लंबाई और चौड़ाई होगा, और चार गो भुजा होगा, 4 गो कोण होगा, और क्या होगा? और चारों भुजा क्या होगा? बराबर होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग वर्ग। और गोल अगर होगा तो उसको बोलते हैं वृत्त। यह हो गया आपको मौखिक विवरण के अनुसार। और मूर्त रूप हो गया, जैसे आपको गेंद उसको दे दीजिएगा, गेंद छोड़िए, एक चूड़ी उसको दे दीजिएगा और कहिएगा बउआ ये क्या है? तो यह वृत्त है। आप उसको दे दीजिएगा क्या? एक काठ का टुकड़ा दे दीजिएगा और उसको कहिएगा बउआ ये क्या है? तो यह क्या है? स्क्वायर है। यह क्या है? ओके, यह स्क्वायर है। ओके, उसके बाद जो है उसको भिन्न भिन्न प्रकार के जो है, स्क्वायर नहीं, ये रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर जिसका लंबाई चौड़ाई क्या होता है? बराबर होता है, इसको स्क्वायर बोलते हैं, वर्ग। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का आकलन करते समय शिक्षक को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि अंकों पर। ओके, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का आकलन करते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? वह परीक्षा में कितना अंक लाया है उसे कोई लेना देना नहीं है, वह सीखा कितना है उस पे उसको क्या करना चाहिए? बल देना चाहिए। ओके, चलिए हम लोग 99 क्वेश्चन देखते हैं। ओके, पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे है ना,
जीन पियाजे के अनुसार, यह मनोवैज्ञानिक है, बच्चों के बारे में ज़्यादा लिखते हैं। बच्चे वस्तुएं के मानसिक निरूपण पर संक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता विकास की किस अवस्था में विकसित करते हैं? तो ये विकसित करते हैं आपको मूर्त संक्रियात्मक में। ओके, आंसर क्या होगा? बी नंबर आंसर होगा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इंद्रधनुष के रंगों को भिवग्योर की तरह याद किया जाता है, यह स्मृति को बढ़ाने की कौन सी तकनीक है? तो यह तकनीक है आपको प्रथम अक्षर तकनीक है। ओके, विवग्योर मतलब होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 कलर है। आपको क्या है दोस्तों? 7 कलर्स है। ओके, 7 कलर्स को याद करने के विवग्योर जल्दी याद हो जाता है। तो यह तकनीक कौन सा कहलाता है? प्रथम अक्षर तकनीक कहलाता है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी हम नया वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, और जितने भी आपका टीचर्स वाला ग्रुप है उसमें क्या कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। ओके, जिससे सभी को क्या हो, फायदा हो। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पर्यावरण को समझने, विवेक चिंतन तथा किसी चुनौती का सामना होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता है। कौन क्षमता है? तो यह क्षमता है आपको बुद्धि। ओके, चलिए 102 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी व्यक्ति का नैसर्गिक या स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली तात्क्षणिक व्यवहार परक घटनाओं का व्यवस्थित, संगठित तथा वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख किस मनोवैज्ञानिक विधि में तैयार किया जाता है? तो यह किस मनोवैज्ञानिक विधि में तैयार किया जाता है? तो यह किया जाता है आपको प्रेक्षण विधि में। ओके, यह प्रेक्षण मनोवैज्ञानिक विधि है, उसमें यह तैयार किया जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? प्रेक्षण। चलिए हम लोग 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के अधिगम प्रक्रिया में सामान्यतः प्रयोज्य निष्क्रिय होता है? तो किसमें प्रयोज्य निष्क्रिय होता है? तो यह होता है शास्त्रीय अनुबंधन में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर क्वेश्चन। किस प्रकार की स्मृति को असक्रिय स्मृति भी कहा जाता है? तो असक्रिय स्मृति कहा जाता है दोस्तों आपको दीर्घकालीन स्मृति को। ओके, चलिए 105 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उपलब्धि की आवश्यकता है, उपलब्धि की आवश्यकता है अर्जित अभिप्रेरक। ओके, इसका आंसर क्या होगा? अर्जित अभिप्रेरक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 106। जो लड़कियां होती है गर्ल्स मध्य बाल अवस्था में अधिक महत्व देती है डैश और पारिवारिक संबंधों को, वही लड़के ज्यादा महत्व देते हैं सामाजिक डैश को। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा आपको? पारस्परिक और प्रतिष्ठा। तो लड़कियां मध्य बाल अवस्था में अधिक महत्व देती है किसको? पारस्परिक और पारिवारिक संबंधों को, वही लड़के ज्यादा महत्व देते हैं सामाजिक और प्रतिष्ठा को। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा ए, पारस्परिक और प्रतिष्ठा। यहाँ भराएगा पारस्परिक और यहाँ भराएगा आपको प्रतिष्ठा। ओके, चलिए हम लोग 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में नामांकन के पश्चात विद्यालय जाना छोड़ देने वाले बच्चों को अनुपात कहते हैं। अनुपात को क्या कहते हैं? तो अनुपात को इसको कहते हैं आपको ड्रॉप आउट रेट कहते हैं। ओके, कौन बच्चा जो है ड्रॉप आउट कर गया मतलब विद्यालय छोड़ दिया, ओके, वो स्कूल नहीं जाता है। स्नेलन चार्ट का संबंध है, तो इस चार्ट का संबंध है आपको दृष्टिबाधिता से। बोलेगा स्नेलन चार्ट का संबंध किससे है? तो दृष्टिबाधिता से। ओके, स्नेलन। 109। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? सत्य है। तो इसमें से कथन सत्य है, मार्गदर्शन व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में दिया जा सकता है। मार्गदर्शन जो है व्यक्तिगत भी दिया जाता है और सामूहिक दोनों रूपों में दिया जाता है। मतलब आप जो व्यक्ति है, आप अकेले हैं, वैसे भी आप किसी को मार्गदर्शन कर सकते हैं, या आपको अपने दोस्तों के समूह में रह के भी किसी को क्या कर सकते हैं, या समूह के द्वारा भी किसी एक दोस्त को
एक दोस्त को मार्गदर्शन दिया जा सकता है। ओके, तो व्यक्तिगत भी होता है और सामूहिक, दोनों रूप से दिया जा सकता है। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है। कैसे विकसित की जा सकती है? तो समूह कार्य देकर उसमें सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है। ओके, चलिए हम लोग 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के प्रश्नों के आधार पर एक शिक्षक को विद्यार्थी के प्रदर्शन को मूल्यांकित करना चाहिए? ओके, तो यह चाहिए आपको वस्तुनिष्ठ के आधार पर, निबंध के आधार पर, लघुत्तरीय के आधार पे, सभी के आधार पर करना चाहिए। ओके, कोई छूटना नहीं चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 112, जैसे बच्चे सहयोग करना सीखते हैं वह विकसित करते हैं। क्या विकसित करते हैं? तो वे विकसित करते हैं सहकारिता विकसित करते हैं, टीम भावना विकसित करते हैं, सामाजिक अभिवृत्ति विकसित करते हैं। ओके, तो ए बी सी सब सही। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। इसका आंसर क्या होगा? डी। उपरोक्त सब सही, ए सही, ए सही, ए सही, तीनों सही। ओके, चलो 113 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर गलत देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को उत्तर को विद्यार्थी की सहायता से सही करना चाहिए। ओके, किसकी सहायता से? उत्तर अगर गलती दिया है विद्यार्थी तो क्या करना चाहिए? उत्तर को विद्यार्थियों की सहायता से सही करना चाहिए, मतलब दूसरे विद्यार्थी को बुलाकर और उसको सही करवाना चाहिए। इससे क्या होगा? जो सही करेगा उसको भी कॉन्फिडेंस आएगा और जो विद्यार्थी है वो भी जो है कुछ नया सीखेगा। ओके, चलिए 114 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संज्ञान से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संज्ञान से संबंधित नहीं है? तो चलना संज्ञान से संबंधित नहीं है। ओके, चलिए 115 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बालकों की यह समझ कि चाहे वे किसी अन्य लिंगधारी जैसे कपड़े बालू के स्टाइल अपना ले तो भी उसका स्वयं का लिंग नहीं बदलेगा। बालकों की इस प्रकार की समझ को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के समझ को कहा जाता है लिंग संगतता। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का आकलन किस तरह का मूल्यांकन कहलाता है? तो यह मूल्यांकन कहलाता है आपको सतत मूल्यांकन और समग्र मूल्यांकन। ए और बी दोनों आंसर। इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 117 नंबर क्वेश्चन। ब्रॉनफ्रेन-ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं? तो यह किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है? तो यह मैक्रो तंत्र के उदाहरण है। ओके, चलिए 118 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है? तो अन्य नाम कौन नहीं है? तो गिरोह के पहले आयु, यह नाम नहीं है। ओके, चलिए 119 नंबर क्वेश्चन। संज्ञात्मक विकास के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया? तो यह प्रस्तावित किया था आपको लेव वायोगोत्स्की ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थॉर्स्टन द्वारा बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? थॉर्स्टन, ठीक है, एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, उसके द्वारा बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो उसके बुद्धि के लिए प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का क्या किया था? प्रयोग किया था। इस शब्द का प्रयोग किया था, प्राथमिक मानसिक क्षमताएं बुद्धि के लिए इस्तेमाल किया था। ओके, चलिए 121 नंबर क्वेश्चन। हेलो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गया था? ओके, तो किसके द्वारा किया गया था? तो इस किया गया था आपको वुंट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? आपको वुंट के द्वारा किया गया था। ओके, ये है यहाँ पर आपको दोस्तों क्या है? पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वुंट के द्वारा स्थापित की गई थी। ओके, चलिए 122 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है?
तो यह कहलाता है दोस्तों आत्मसातकरण। आंसर क्या होगा? ए नंबर आंसर होगा। ओके, चलिए 123 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतया नर्तक, एथलीट, सर्जन इत्यादि में पाया जाता है, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है दोस्तों आपको शरीर गति की बुद्धि। क्या कहलाता है दोस्तों? शरीर गति की बुद्धि कहलाता है। 124 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक आवश्यकता की विशेषता है? ओके, तो यह विशेषता है दोस्तों आपको संवेदी गामक अवस्था की। तो आंसर क्या होगा? एक। ओके, 125 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? तो यह कौन सा नाम नहीं है? तो यह नाम है आपको दोस्तों 125 का स्फूर्ति अवस्था जो है, स्फूर्ति अवस्था, यह नाम नहीं है। किशोरावस्था का कौन नाम नहीं है? तो स्फूर्ति अवस्था नाम नहीं है। ओके, चलिए हम लोग 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? तो 126 का क्या होगा? बी, आर्मी अल्फा परीक्षण। ओके, चलिए हम लोग 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिककरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? तो आंसर इसका हो जाएगा आपको आत्म केंद्रित। क्या हो जाएगा? आत्म केंद्रित व्यवहार जो है यह नहीं आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 128 नंबर। मंगोलिज्म प्रकार के मानसिक मंदतापूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर प्राप्त क्या होता है? ओके, मतलब सॉरी, मंगोलिज्म प्रकार के मानसिक मंदतापूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर प्रसार क्या होता है? तो बुद्धि स्तर प्रसार होता है 20 से 25। ओके, तो आंसर क्या होगा? ए। आईक्यू लेवल की बात बोल रहा है, आईक्यू लेवल का, इंटेलिजेंट क्वेश्चन की। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टेलर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता स्तर सिद्धांत का चौथा स्तर है? तो यह स्तर है आपको दोस्तों कौन? अभिनव सृजनात्मक। ओके, कौन सा है? अभिनव सृजनात्मक। ओके, चलिए 130 का। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? ओके, तो आंसर इसका है आपको दोस्तों सामाजिक पारस्परिक क्रिया। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? तो यह सूचित करता है, इसका आंसर है विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और आत्मनिर्भर होते हैं। इसका आंसर क्या है दोस्तों? ए नंबर आंसर है। ओके, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से सही अर्थ निकालने व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दोस्तों स्कीमा, इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कीमा कहा जाता है। ओके, चलिए हम लोग 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु को बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। इसको निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? ओके, क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। ठीक है, चलिए आंसर हम लोग देखते हैं। तो आंसर है आपको समीपस्थ निकस्त विकास का क्षेत्र। ओके, यही करता है। चलिए 134 नंबर क्वेश्चन। समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना, प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? ओके, तो यह लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए होता है। ओके, आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोल्हनबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। ओके,
अंतःकरण के स्वतः चयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना क्या है संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। ओके, तो इसका आंसर जो है आपको क्या है, देखिए सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास इसको कहा जाता है। ओके, चलिए 136 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? तो यह है सुरक्षित रखने की योग्यता। आंसर क्या होगा? सी। ओके, 137 नंबर क्वेश्चन देखिए। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो यह दोस्तों देखते हैं आपको सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। आंसर क्या होगा? ए। ओके, 138 का देखिए। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? ओके, तो ये विशेषता लिखा है दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा, अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने में प्रतिक्रिया करने की योग्यता। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। इसका आपको दोस्तों आंसर है आपको अंतर व्यक्तिगत। क्या है? अंतर व्यक्तिगत इसका जो है आंसर है। ओके, चलो 139 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन देखिए। अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? इसका सही विवेचन क्या है? इसका आंसर है दोस्तों आपको यह शिक्षक में लिंग पक्षपात का एक क्या है? उदाहरण है। यह शिक्षक में लिंग पक्षपात का क्या है? एक उदाहरण है। आंसर क्या होगा? डी। ओके, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? ओके, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? इसका आंसर है आपको क्या है? प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। ओके, चलिए 141 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। आंसर इसका क्या होगा? ए। ओके, यह नहीं है। 122 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन होगा? 142 के क्या होगा? ए, विशिष्ट शिक्षा योजना। 143। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के संबंध में सही है? तो इसमें सही जो है दोस्तों आपको क्या है? पठन अक्षमता, अधिगमकर्ता धारा प्रवाह, पढ़ने व लिखने में कमी। ओके, चलिए 144 देखिए। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? तो किसकी विशेषता है? तो सृजनात्मक बच्चों की। ओके, इसकी विशेषता है। ओके, चलिए 145 हम लोग देखते हैं। दृश्य रूप में से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? तो किस प्रकार के करने चाहिए? तो स्पष्ट रूप से बोलना, छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। मतलब मूर्त वस्तुओं का क्या करना चाहिए? अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। तो मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना चाहिए विद्यार्थियों को। ओके, 145 का हो गया। 146 हम लोग देखते हैं। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण को एक समावेश कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? तो किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? तो सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए। आंसर क्या होगा? बी होगा। ओके, 147 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है? तो कौन परिणत नहीं होता है? तो दोहराने व स्मरण करने को बढ़ावा देना। आंसर क्या होगा? सी। ओके, 148 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
ओके, चलिए, निम्नलिखित रणनीतियों में कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? तो कौन सा अर्थ निर्माण में बढ़ावा देगी? तो यह बढ़ावा देती है आपको दोस्तों अन्वेषण एवं परिचर्चा। आंसर क्या होगा? बी। ओके, 149 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? ओके, लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारण करना, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, उदाहरणों में गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, हम उम्र साथी को समझाना। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? देखिए, कूट दिया गया है, कौन कौन इसमें सही है। 149 का आपको ए भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, सारा सही है इसमें। चलिए 150 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ओके, तो क्या करना चाहिए? तो 150 का आपको क्या है? उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको क्या कीजिएगा, आप अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, और जितने भी टीचर्स ग्रुप है उसमें जो है आप इसको शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम 25 दिन का मेरा टारगेट है। 25 दिन में आपको जो है टोटल सिलेबस जो है कवर करवा देंगे, और रोज़ एक सेट जो है प्रैक्टिस करवाना है। इसका इन डिटेल्स प्रैक्टिस हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम क्या है, बहुत कम है हम लोगों के पास। ओके, चलिए, तो हम लोग टॉपिक वाइज जब देखेंगे तो इसका जो है हम लोग बेहतरीन तरीके से जो है और अच्छे से करेंगे। ओके, चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।